हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीप पर 29% और महासागर पर 71%। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति जैसा आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसा नहीं रही। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप व महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुराकाल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम लोग जानेंगे। महाद्वीपीय प्रवाह। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। इस समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम आर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया। ये पूछा जाता है, एंटोनियो प्लेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसने तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया है। किसके द्वारा तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया? एंटोनियो प्लेग्रिनी के द्वारा। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित है। ये पूछा जाता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। कब? 1912। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए हैं। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे, मतलब सातों महाद्वीप पहले एक ही था तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा गया, जिसका अर्थ है जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले दो महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है। ये आपका पहले एक ही महाद्वीप था वेगनर के अनुसार, और ये पूरा महासागर था, और ये आपका डिवाइड हुआ। ये आपका डिवाइड हुआ टेथिस सागर के अनुसार, और ये आपका नॉर्थ साइड में हो जाएगा लॉरेशिया। इसको हम लोग अंगारा भी कहेंगे। और ये आपका साउथ साइड में हो जाएगा गोंडवाना लैंड। और ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी में, ठीक है। और ये पूरा महाद्वीप को अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा पेंजिया कहा गया। और एक प्रश्न पूछा जाता है, गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा देश है? कौन कौन देश? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है और अंटार्कटिका। ये पूछा जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। महाद्वीपों में साम्य। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखा अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाई देती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। महासागरों के पार
चट्टानों की आयु में समानता। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमीट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल के हैं। ये पूछा जाता है, जुरेसिक काल, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना लैंड श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध में 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत एवं लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ये पूछा जाता है। गोंडवाना लैंड श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्लेसर निक्षेप घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति का एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोनायुक्त सिराएं ब्राज़ील में पाई जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। पहले ब्राज़ील और आपका घाना एक ही था, तो यहाँ से अगर सोना मिला तो यहाँ भी मिला, उसी को समझाया गया है। जीवाश्मों का वितरण यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती है। इस प्रेक्षण से कि लैमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। लैमूर आपका भारत में भी मिलेगा, मेडागास्कर व अफ्रीका में भी मिलेगा। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील में इरावर शैल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों स्थान आज के एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर है और इनके बीच के एक महासागर विद्यमान है। प्रवाह संबंधी बल वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे, पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल और ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह आभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। किसके कारण है? ये आपका इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हुआ है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया कि वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है, जिससे महासागर में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। संवहन धारा सिद्धांत 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना का व्यक्त किया है। मेंटल आपका सीमा, ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका संवहन। एक मिनट, संवहन
धारा धारा सिद्धांत किसके द्वारा गया था? यह आपका आर्थर होम्स के द्वारा। महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उनमें भी उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है और यह दिखाया कि इसके अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें व गहरी खाइयाँ हैं जो पराया महाद्वीपों के किनारे स्थित है। मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई जाती है। महासागरीय परपट्टी के चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया है कि महासागरों के निकट नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाए जाने वाले चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। ये आपका दिखाया गया है, ये आपका महाद्वीपीय ढाल हो गया, ये आपका महाद्वीपीय ढाल को दिखाया गया है और ये आपका औसत गहराई को दिखाया गया है। महासागरीय बेसिन सतह, महासागरीय अधस्थल को दिखाया गया। आप लोग रोक करके देख सकते हैं। ये समुद्री तल हो गया, आपका ऊंचाई गहराई को दिखाया गया है। ये महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय बेसिन, ठीक है। महासागरीय अधस्थल की बनावट। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तट की आकृतियाँ अध्याय 13 में विस्तार से वर्णित है। गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। ये भाग महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य महासागरीय कटक है। महाद्वीपीय सीमा, ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ आदि शामिल हैं। महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयाँ के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक है। वितलीय मैदान, ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट मतलब हो जाएगा धसा हुआ स्थान, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखी की जानकारी दी गई है। भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण। भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी के वितरण दिए गए मानचित्र को देखते हैं। आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तटरेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय महाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा, ये आपका कुछ मानचित्र है। भूकंप एवं ज्वालामुखियों का वितरण को दिखाया गया है। ये आपका ज्वालामुखी पर्वत माला है, ये हवाई द्वीप, ये पूछा जाता है ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर। और ये आपका है, ये आपका शील्ड है, ये आपका शील्ड, ये शील्ड ज्वालामुखी है, शील्ड ज्वालामुखी, ये शील्ड ज्वालामुखी। एक और पूछा जाता है मोना लोआ, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में। ये आपका तप्त स्थल है, ये आपका हॉट पॉइंट कहेंगे, इसको हॉट स्पॉट्स कहेंगे।
हॉट स्पॉट्स क्या कहेगा आपका, ये आपका ऐसे है जैसे कि ये मैग्मा है, ये मैग्मा है, यहाँ से निकल गया लावा, और इस बीच में अगर निकल रहा है बिना विस्फोट के निकल रहा हो तो उसको हॉट स्पॉट कहेंगे। और जो ज्वालामुखी विस्फोट के साथ निकल रहा है तो वो लावा। ठीक है, ये आपका स्थल मंडल प्लेट हो गया, स्थल मंडल प्लेट, उसी को दिखाया है। ये आपका हॉट स्पॉट, ये आपका यहाँ है, ये हॉट स्पॉट हो गया आपका, इसको दिखाया गया है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको भूकंप, इसको ये भूकंप का पार्ट है। और ये आपका एस आकार का जो बन रहा है, ये आपका एस आकार का, ये अटलांटिक महासागर। और ये जितना भी आ रहा है ये भूकंप। आप लोग मानचित्र रोक करके देख सकते हैं। पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी पर एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। आप यह पाएंगे कि यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र पर कम गहराई पर है, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर है। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये आपको रिंग ऑफ फायर, आपका प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर पूछा जाता है। सागरीय अधस्थल का विस्तार, जैसा कि ऊपर वर्णन किया है, प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्र ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। यह देखा गया है कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाए जाने वाले चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवन पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम है। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई है। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई है, जबकि मध्य सागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई वाला विद्यमान है। ये आपका दिखाया गया है, सागरीय अधस्थल विस्तार को दिखाया गया है। ये आपका दुर्बलता मंडल हो गया, तप्त हो गया, ये स्थल मंडल हो गया। ये आपका स्तरित ज्वालामुखी हो गया, ये आपका ज्वालामुखी। अभिसारी प्लेट सीमा है, रूपांतरण प्लेट को दिखाया गया है। महासागरीय विस्तारित कटक को दिखाया गया है। ये महासागरीय पटल को दिखाया गया है। ये आपका डाउन जा रहा है, ये आपका महासागरीय पटल। ये आपका 2 प्लेट रहेगा तो यहाँ पर ये आपका मैग्मा और ये निकल रहा है तो ये लावा ये आपका दिखाया गया यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे दिखाया गया है। आप लोग मानचित्र को रोक के देख सकते हैं। ये स्थिति को दिखाया गया है, भूवैज्ञानिक कालों में महाद्वीपों की स्थिति को दिखाया गया है। पिछले 5400 लाख वर्षों में महाद्वीपों की गति को दिखाया गया है। ये आपका पहले ऐसा था, सब पहले एक ही था, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। वर्तमान में आपका ऐसा है, वर्तमान में ऐसा है 7 महाद्वीप।
इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने सन 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। हेस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय पपट्टी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय पपट्टी को दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय पपट्टी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय पपट्टी के क्षेपण की बात कही। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी पपट्टी से नई पपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। सागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है। ये आपका दिखाया गया, ये प्लेट का दिखाया गया। एक मिनट मैं इसको पढ़ लेता हूँ। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक। सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों के महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई है। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है ठोस चट्टानों का विशाल व अनियमित आकार का एक खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थल मंडल में पपट्टी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबंध है। उदाहरण के लिए प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट हैं जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ व भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सम्मिलित करते हैं। ये आपका प्लेट को दिखाया गया है। ये आपका प्लेट हो गया, ये पूरा ये हो गया प्रशांत महासागर वाला प्लेट। ये आपका हो गया, ये आपका प्रशांत महासागर वाला प्लेट हो गया ये वाला पार्ट। और ये आपका यूरेशियाई प्लेट हो गया। ये आपका इंडिया वाला, ये भारत वाला जावा ट्रेंच इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये वाला पार्ट। और ये नजका प्लेट। ये आपका अफ्रीकी प्लेट हो गया, अफ्रीकी प्लेट। ये आपका अफ्रीकी प्लेट यूरेशियाई प्लेट को दिखाया गया है। और मध्य अटलांटिक कटक को दिखाया गया है, ये अरेबियन प्लेट। आप लोग मानचित्र को रोक के देख सकते हैं। प्रमुख प्लेट इस प्रकार है। अटलांटिक प्लेट जिसमें अंटार्कटिका और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। उत्तर अमेरिका प्लेट जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिकी प्लेट पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तर अमेरिका प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ये आपका भारत वाला हो गया। अफ्रीकी प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल और एशियाई प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित हैं। कुछ महत्वपूर्ण छोटे प्लेट हैं। कोकस प्लेट हो गया, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और महासागरीय प्लेट के बीच है। नजका प्लेट, यह दक्षिण
अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच है। ये इंडियन प्लेट के बीच में, तो ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोब पर यह प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास के काल का लगातार विचरण कर रही है। वेगनर की संकल्पना कि केवल महाद्वीप गतिमान है, यह सही नहीं है। प्लेटें भी सही नहीं है, तो प्लेट भी गतिमान कर रही है, इसका मीनिंग ये हो गया। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलयामन है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास के सभी प्लेट गतिमान रही है। सभी प्लेट गतिमान हो रही है और भविष्य में भी गतिमान रहेगी। विभिन्न कालों में महाद्वीप भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप पैंजिया के रूप में विद्यमान था। यद्यपि बाद की खोजों ने यह स्पष्ट किया कि महाद्वीप पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलयामन थे और पैंजिया अलग अलग महाद्वीप खंडों के अभिसरण से बना था जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। प्राचुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है। क्योंकि प्रायद्वीप भारत पुराना भारत है, इसीलिए नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार के प्लेटें सीमाएं बनती है। अपसारी सीमा, अपसारी मतलब हो गया दूर जाना। जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई पट्टी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है, इन्हें प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें, उत्तर अमेरिका व दक्षिणी प्लेटें तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेट अलग हो रही है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। अभिसरण सीमा मतलब नज़दीक आना। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, इस तरह धंसती है, और यह जहाँ भूपट्टी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है इसे परिवेष्टन क्षेत्र भी कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है: महाद्वीपीय व महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। रूपांतर सीमा, जहाँ न तो नई पट्टी का निर्माण होता है और न ही पट्टी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसका कारण यह है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में एक सरक जाती है। रूपांतर भ्रंश, ये आपका भ्रंश, एक मिनट, ये आपका 2 प्लेट के बीच भ्रंश। 2 प्लेट को अलग करने वाले तल जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भी भिन्न प्रकार के से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। प्लेट प्रवाह दरें, सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर है, प्लेट प्रवाह की दर को समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई है। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न है। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम। ईस्टर द्वीप के निकट
पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह सबसे सर्वाधिक है जो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक है। प्लेट को संचालित करने वाला बल। जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अधस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिक दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है, प्लेट विचरण करती है। यह आज एक अकाट्य तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही है। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बराबर दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम हैं, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसने बाद में हैरी हेस ने की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रभावित करता है। ये आपको दिखाया गया है। पहले हमारा भारत कैसा था? आरंभिक भारत 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व था। ये आपका हिंद महासागर पहले इस तरह था, फिर 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये आपका ऐसा है। ये आपका विषुवत हो गया। 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व ये आपका ऐसा था। ये आपका 1 करोड़ वर्ष पूर्व था ऐसा। और वर्तमान भारत आपका ऐसा है। वर्तमान भारत ये यूरेशियाई प्लेट हो गया और ये आपका यूरेशियाई प्लेट से टकरा करके हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। भारतीय प्लेट का संचलन। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियां के साथ साथ पाए जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, अर्थात दो महाद्वीपीय प्लेटों की सीमा। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिनोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। ये पूछा जा सकता है, राकिनोमा पर्वत कहाँ है? तो म्यांमार में है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किर्थर श्रेणियाँ पाकिस्तान का अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिणी पूर्व चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में जा मिलती है। भारतीय तथा अंटार्कटिका प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा है। यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। भारत एक वृहद द्वीप है जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित है। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता है। यह आपका टेथिस सागर ही अलग करता है एशिया महाद्वीप से। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया, जो मानचित्र में दिखाया गया है ऊपर में। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया व परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। हिमालय पर्वत 7.1 करोड़ वर्ष पहले से आज तक भारत की स्थिति मानचित्र 4.1 में दिखाई गई है। आरेख 4.1 भारतीय महाद्वीप व यूरेशियन प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता है और तिब्बतीय खंड एशियाई स्थलखंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना
घटी, वह भी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक यह जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले, और इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रहा है। इस चैप्टर में ज़्यादा वेगनर साहब का चर्चा है और ये आपका पेंजिया वाला इम्पोर्टेंट है। और आपका नॉर्थ साइड में क्या कहता है, साउथ साइड में क्या कहता है, गोंडवाना लैंड, ये सब इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो चलिए अभ्यास को करते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त किया? किसने किया था? अब्राहम आर्टेलियस ने। पोलर फिलिंग बल निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है? पृथ्वी का घूर्णन, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? लघु नहीं है, कौन सा नहीं है? ये अंटार्कटिका नहीं है। सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया था? विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण नहीं किया था। हिमालय पर्वतों के साथ साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? महाद्वीपीय अभिसरण का। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए थोड़ा। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।